हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और रिवीजन दोनों बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो ये इंडिया ईयर बुक का सेकंड लास्ट वीडियो है और इसमें हमें कुछ ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ देखेंगे और इसमें मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं। इसमें एक सूचना करके आएगा, संचार और सूचना, और दूसरा होगा जनसंचार। तो उसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें बस जानकारी के लिए देख सकते हैं और थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उतना देख लेते हैं, ठीक है? चलिए इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें आ जाता है डाक। तो भारत में 1766 में सबसे अधिक प्रचलित आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और 1774 में से वॉरेन हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया। और फिर विस्तार जो है 1786 से 1793 के दौरान हुआ। 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तत्कालीन तीनों प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है, तो इसे देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। इसमें बहुत कम हमें डेटा देखने को मिलेगा और उसको मैंने फालतू कवर भी नहीं किया है क्योंकि हमारा प्रीलिम्स नज़दीक है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे ही कवर करते हैं। बाकी जानकारी हम अपने प्रीलिम्स के बाद और जब हम फ्री होंगे तब ले लेंगे, ठीक है? फिर राष्ट्रीय पेंशन योजना, तो खाली डेट दी हैं तो ये देख लेते हैं। जिससे पहले नई पेंशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, आम नागरिकों के लिए 2009 में शुरू की गई थी और भारतीय डाक एनपीएस के लिए उपस्थिति का एक केंद्र है। 18 से 55 वर्ष की आयु के सदस्य एनपीएस में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक अंशदान कर सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें हो गई। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है? ये दोनों योजनाएं 2015 में शुरू हुई थी और सभी डाकघर बचत खाता धारकों के लिए सभी सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में डाकघरों में शुरू की गई थी। फिर एक योजना थी अटल पेंशन योजना, तो ये भी 2015 में शुरू की गई थी। और एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि एक कानूनी प्राकृतिक अभिभावक एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता और दो अलग अलग बालिकाओं के नाम पर बालिकाओं के जन्म की तारीख से 10 वर्ष तक अधिकतम 2 खाते खोल सकते हैं। ठीक। एक भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक, तो ये थोड़ा इस बार चर्चा में रहा है, हालांकि इसमें इतना डेटा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना सामान्य जन के लिए सबसे सुगम्य, वहनीय और भरोसेमंद बैंक के तौर पर 2016 में की गई थी। इसका लक्ष्य प्रमुख रूप से नगद आधारित अर्थव्यवस्था में नगद रहित लेन देन की स्थापना और बैंकिंग दायरे से बाहर के लोगों को इसके अधीन लाना है। अब इस ये कौन-कौन सी सुविधाएँ हमें देते हैं पेमेंट्स बैंक, जिसमें जैसे आपने पेटीएम देखा होगा, एयरटेल देखा होगा, तो ये हमारे कुछ पेमेंट्स बैंक हैं, ठीक है? तो इन्हें देख लेते हैं। तो बचत जमा, बचत खाता, चालू खाता, राशि हस्तांतरण, सरल, सुरक्षित, त्वरित एवं 24 घंटे सुविधा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी, मनरेगा, छात्रवृत्तियाँ, समाज कल्याण, लाभ और अन्य सरकारी छूट, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट, ऋण, बीमा, निवेश, डाकघर बचत योजनाएँ, बिल और अन्य भुगतान, मोबाइल एवं डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी, गैस, ये सारी चीज़ें ये दे रहा है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। आगे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। हाँ, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें खाली एक चीज़ है देखने की। 1876 से भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का सदस्य है और 192 देशों के इस संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, सुगम बनाना और सुधारना है। भारत एशिया प्रशांत डाक संघ एपीपीयू का भी सदस्य है, जिसमें 31 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। एपीपीयू का उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच निकटतर डाक संबंधों को विस्तारित करने, सुगम बनाने और सुधारने के साथ-साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर डाक सेवाओं के क्षेत्र में डाक सेवाओं में सहयोग करना है। इसके अलावा एक टर्म आता है फिलाटेली। तो फिलाटेली उसको कहते हैं जिनको डाक टिकटों का संग्रह करने, डाक टिकटों का इतिहास और अन्य संबंधित वस्तुओं का अध्ययन के प्रति उनकी रुचि रहती है। ठीक है? तो उसको फिलाटेली, ये टर्मिनोलॉजी है, तो इसे देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। अब इसमें प्रशिक्षण है, तो ये सब अब सूचना प्रौद्योगिकी, ये इसमें सिर्फ मंत्रालय दिया था तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, बाकी तो फिलहाल तो नहीं है। और इसमें आगे कुछ आएगा तो मैं देख लेता हूँ। देखिए, डिजिटल इंडिया अवसंरचना, डेटा सेंटर, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें ज़्यादा कवर नहीं किया है। इस चैप्टर में बहुत कम हमें फैक्ट देखने को मिलेगा, तो जल्दी से इसे ख़त्म कर लेंगे। तो हाँ, तो एक बस ये देखने के लिए कि एक अगर कोई टर्म पूछ लिया जाए कि भाषणी क्या है, तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद हेतु सरल एवं उत्तरदायी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। और उक्त लक्ष्य के अनुसार भारतीय भाषा तकनीकों का भाषणी नामक पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है और 2022 में डिजिटल इंडिया भाषणी नाम से इसका शुभारंभ किया गया, मतलब एज अ ट्रांसलेशन, ठीक है? जो इंस्टेंट ट्रांसलेशन होता है उसके लिए भाषणी करके है, जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर पे करते हैं, डिटो वैसा ही। अब सेमीकंडक्टर मिशन, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं था जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो इसके अंतर्गत क्या था कि 2022 तक देश भर में 15 परम सुपर कंप्यूटरों को तैयार कर स्थापित किया गया है। अब ये जो परम सुपर कंप्यूटर है कहाँ-कहाँ स्थापित है, ये आपका देखना काम है। ये आप अपने गूगल के थ्रू या अपने नोट्स में कहीं भी अगर मेंशन हो तो वहाँ से देख लीजिए। तो स्वदेशी सॉफ्टवेयर सामग्री से बने इन सुपर कंप्यूटरों में 24 पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर करने की क्षमता है और उन्हें शोध समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
ठीक है। फिर साइबर सुरक्षा, तो मैंने यहाँ तो अपडेट नहीं किया, ये में से थोड़ा-सा ये हो गया, बाकी आप देख लीजिए कि 2021 में एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में 2020 में 193 देशों में भारत साइबर सिक्योरिटी अवस्था में शीर्ष 10 देशों में शामिल था। 2018 में ये 47वें स्थान से 2020 में भारत 10वें स्थान पर पहुँच गया था। और इसमें कौन-कौन सी रैंकिंग में मतलब कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं, ये पहले भी यूपीएससी ने सूचकांक के अबाउट पूछा है, किसी दूसरे सूचकांक में, कि कौन-कौन से मानक होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं 5 मानक हैं, कौन-कौन से? कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, सांगठनिक उपाय, क्षमता विकास उपाय और सहयोग उपाय, ठीक है? अब ये 2021 की रिपोर्ट है, अगर इसके अलावा कुछ अपडेट होता है, इसमें कोई अपडेट होगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। एनआईसी, हाँ, सर्टिन, तो भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, जिसे सर्टिन कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के सेक्शन 70 बी के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी संगठन है। इसके प्रमुख कार्यों में साइबर सुरक्षा के विभिन्न अंश, जिसमें साइबर सुरक्षा से घटनाओं से जुड़ी सूचना का एकत्रण, आकलन और प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं की पूर्व सूचना, चेतावनी, संभालने वाले आपात कदम, प्रतिक्रियाएं, संवेदनशीलता से जुड़ी टिप्पणियों पर सहयोग, साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया, रिपोर्टिंग, रोकथाम पर श्वेत पत्र जारी करना शामिल है। तो अभी आप साइबर अटैक बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो भारत में जो संस्था है उसको कहते हैं सर्टिन, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है। फिर आधार वाला तो आपने सुना ही होगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई, ठीक है? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित योजना आयोग के सहायक विभाग के तौर पर 2009 में यूआईडीएआई की स्थापना की गई थी। और इसका कार्य है कि भारत के नागरिकों को विशिष्ट पहचान और उसे कहीं भी कभी भी प्रमाणित करने का डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है। अब दूरसंचार, इसमें सिर्फ एक डेटा दिया है कि सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के परिणाम स्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, ठीक है? ये डेटा थोड़ा देख लीजिए। फिर ये वैसे दूरसंचार अगर सेक्टर पूछा जाता है मेंस में क्वेश्चन, उसके लिए है कि भारत में वर्तमान में 1.2 बिलियन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक आधार है और भारत का बढ़ता मोबाइल उद्योग सभी टेलीफोन सब्सक्रिप्शन का लगभग 98% है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें इसमें डेटा दिया हुआ है थोड़ा। अब इंटरनेट की पहुंच क्या है, ये फिलहाल बहुत ज़्यादा डेटा है ये हमारे। अब राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का आरंभ डिजिटल कम्युनिकेशन अवसंरचना, डिजिटल दूरी को पाटने, डिजिटल सशक्तिकरण एवं समावेशन और ब्रॉडबैंड को सस्ती दरों पर सभी को उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2019 में किया गया था। अब इसमें क्या था कि सभी गांवों में 2022 तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है, देश भर में विशेषकर ग्रामीण दूरदराज इलाकों में ब्रॉडबैंड की सार्वभौमिक एवं उचित पहुंच उपलब्ध कराना, मोबाइल एवं इंटरनेट की सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार करना, राइट ऑफ वे के लिए नवीकृत क्रियान्वयन मॉडल्स का विकास। अब इससे क्या होगा कि अगर गाँव में नेट पहुंच जाएगा तो जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, ठीक है, वो थोड़ा आसान हो जाएंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी और डिजिटल इंक्लूजन जो है वो भी हो सकता है। तो एक जो डिजिटल डिवाइड टर्म यूज़ करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें, इसका कुछ उद्देश्य था, ठीक है? कि अगर नेट पहुंच जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएंगे, सीएससी वगैरह खुल जाएंगे, तो लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा और डीबीटी में भी आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेज थे। फिर प्रधानमंत्री वाणी योजना, देश भर में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री वाणी किससे रिलेटेड है, तो देश भर में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है? वाणी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मन की बात से है। फिर आगे देख लेते हैं अगर कुछ है इसमें। हाँ, तो वैधानिक अपील निकाय, तो ट्राई अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। यह क्षेत्र रेगुलेटर है और दूरसंचार प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम किया है और सेवा प्रदाताओं को प्रतिस्पर्धा और समान अवसर प्रदान करता है तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और तकनीकी प्रगति को सक्षम बनाता है। ट्राई अधिनियम 1997 ट्राई और दूरसंचार टीडी सेट की स्थापना के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। अब ट्राई एक संस्था है और उसमें अगर तो आपको मतलब अपील करना है तो उसके लिए टीडी सेट की स्थापना की गई है, ठीक? फिर वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 6 पायदान चढ़कर 61वें स्थान 61 पोजीशन पर पहुंच गया है। नवंबर 2022 में जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि 2022 के जो स्कोर्स है उसमें भी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इसमें भी कोई अपडेट होता है तो उसको भी मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। फिर इस चैप्टर में फिलहाल तो इतना ही था, आगे जन सरचार देख लेते हैं। इस चैप्टर में भी हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। यूपीएससी जो एक दो क्वेश्चन ऊट पटांग पूछती है जो बाहर से आते हैं, तो उनमें मतलब कोई और छोड़ नहीं होता कि मान लीजिए वो खेल से पूछ लिया या पुरस्कार से पूछ लिया, जो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें कवर की हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब जो जहाँ पे होगा वहाँ पे हम इसे पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा तो कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको उससे आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में, तो इसको फिलहाल देख लेते हैं। हाँ, भारतीय प्रेस परिषद, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको कि भारतीय प्रेस परिषद एक संवैधानिक अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है जिसे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने तथा भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए संसद से अधिदेश प्राप्त है।
परिषद में 1 अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं परंपरा के अनुसार, जहां इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो या तो वर्तमान या रिटायर्ड, ये कौन होता है, सेवा न्यायाधीश होगा, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। वहीं इसके 28 सदस्यों में से 20 जो होते हैं वो प्रेस के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, और बाकी जो 8 बचे, तो 8 में लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 2, अब बचे 3। तो जो 3 बचते हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना थी। अब ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है कि हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा संचार ब्यूरो, और तो फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं है। पत्रिकाएं वगैरह की प्रकाशन विभाग क्या जारी करता है, तो फिलहाल तो नहीं है। हाँ, अब मैंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये देख लीजिए। ठीक है, नवंबर 2023 का है, लेटेस्ट भी है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस डेट थे गोवा में आयोजित किया गया, और संस्करण कौन सा था इसका, था 54 एडिशन था ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को IFFI में इफ्फी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सी फिल्म को, एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। फिर भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी ने अपनी आलोचनात्मक रूप से प्रशंसित फिल्म कांतारा के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। तो कुछ फैक्ट है, ये ध्यान रख लीजिए। फिर हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंचायत सीजन 2, जिसे दीपक कुमार मिश्रा ने निर्देशित किया था, ने बेस्ट वेब सीरीज के लिए नया परिचयात्मक पुरस्कार प्राप्त किया है। अब ये भले यूपीएससी में ना पूछे जाए, लेकिन स्टेट पीसीएस में इसमें से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, और 3 मई 1913 को पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब जो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें देख लेते हैं किसको क्या मिला है। तो वर्ष 2022 के लिए 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी, पर इसे 2023 में दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो आर माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेटरी को मिला है। फिर RRR को संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है। 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन, इन दोनों के बीच साझा किया है। ठीक है, और सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म चुना गया है। गांधी एंड कंपनी को बच्चों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। फिर अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल तो इसमें इतना ही है, आगे अगर कुछ होगा तो बता दूंगा। जो मैंने इंडेक्स के लिए बोला है उनको मैं अपडेट कर दूंगा, अगर उसमें कुछ अपडेट आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा। और इसमें तो इतना ही है। इसके अलावा एक दूसरा 2 चैप्टर बचते हैं, एक साइंस से रिलेट करता है, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड करता है। लास्ट टाइम स्पोर्ट्स से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे ही थे, इस बार स्पोर्ट्स सेक्शन में देख लेंगे कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और किस लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो बस उतना ही है फिलहाल, उसमें एक वीडियो में वो सारा काम हो जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए और अपने इंडिया बुक को रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।